नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज़ होती हैं, कॉलेज ओपनिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज़ होती हैं, जो प्रोसीजर होते हैं जिनके थ्रू कॉलेज खुलता है, उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ अवेलेबल हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरे पास रैंडमली पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस को लेके क्वायरीज बहुत होती हैं। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैडम नर्सिंग कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट इशू ये है कि वहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग छोटे मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज पे वर्क करें। पैरामेडिकल कोर्सेज इन द सेंस, जैसे आप लोगों को पता होगा, DMLT, एक्सरे, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थो हो गया, सभी कोर्स का बैचलर भी होता है और साथ के साथ डिप्लोमा भी होता है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पास या रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जिस भी स्टेट की गवर्निंग बॉडी है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबके पास 46 कोर्सेज होते हैं इंक्लूडिंग डिप्लोमा एंड बैचलर। कुछ एक स्टेट में कम है, कुछ एक स्टेट में ज़्यादा है, बट मोस्टली लमसम सेम कोर्सेज लॉन्च्ड है। ठीक है। कुछ राज्यों में बस रेडियोलॉजी कोर्स का डिप्लोमा कोर्स नहीं चलता है, सिर्फ बैचलर चलता है। और कुछ राज्यों में क्या है कि डिप्लोमा है तो बैचलर नहीं है, बैचलर है तो डिप्लोमा नहीं है। इतना डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज बनाई जाए, जितनी वो 46 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल्स की, उनके रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप मैं एक सीरीज बनाऊंगी, जिसमें 46 पेजेस मैं ऐड करूंगी। फर्स्ट पेजेस हमारा BSc नर्सिंग का होगा, देन ANM का होगा। हालांकि यूपी में ANM बंद है, बट अन्य राज्यों में चल रहे हैं, तो ANM हो गया, GNM हो गया, BSc नर्सिंग, ऐसे ही कर करके मैं एक सीरीज की तरह उसमें 46 पेजेस को ऐड ऑन करूंगी और सब मैं डिस्क्रिप्शन लगाऊंगी कि ये कोर्स इसके लिए, जिससे आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सको। कई बार क्या होता है, मेरे पास कॉल आता है, मैडम हमने फार्मेसी का देख लिया बट हमें नर्सिंग का आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। तो अब ये पूरी जो सीरीज होगी मेरी 46 वीडियोस की ये सीरीज होगी। मिनिमम मैक्सिमम मैं देख लूँगी, अगर एक आधे कोर्स और बढ़ते हैं तो मैं उसमें बढ़ा दूंगी। ये डिप्लोमा, डिग्री जो कोर्सेज हैं आपके मेडिकल फैकल्टी के, उन पे ये कोर्सेज होंगे नर्सिंग कॉलेज का। तो आज मैं जो वीडियो का टॉपिक डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ BSc नर्सिंग का कॉलेज कैसे खोलें। वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स, बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया हुआ, ऑलरेडी मार्केटिंग किया हुआ प्रोजेक्ट है BSc नर्सिंग। फीस बहुत अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पेशली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सिर्फ मेडिकल सेक्टर में स्कोप है। मुझे नहीं लगता कि किसी और फील्ड में बच्चों का रुझान रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से नर्सिंग के बाद कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं। तो आज के फर्स्ट जो सीरीज़ है उसका फर्स्ट टॉपिक है BSc नर्सिंग कॉलेज कैसे खोलें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया, BSc नर्सिंग मतलब बैचलर इन साइंस है। ये बैचलर कोर्स होता है जिसमें जो कि 4 साल का कोर्स होता है। कोई भी बच्चा जिसने बायो से 12th पास किया है वो इसको ले सकता है। आजकल तो मोस्टली स्टेट्स में क्या है कि इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। जब बच्चा वो एग्ज़ाम पास करता है तभी नीट की तरह ही इसमें एग्ज़ाम रखा गया है। स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, फिर काउंसलिंग से बच्चों का एडमिशन होता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चों का रुझान भी इसकी तरफ है। रीज़न ये हो सकता है कि हर एक बच्चा जो बायो लेता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसकी जो इच्छा होती है बायो लेने के पीछे वो यही होता है कि वो मेडिकल सेक्टर में जाए। तो मेडिकल सेक्टर में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने, MBBS। तो अगर नहीं बन पाता है किसी कंडीशन में तो वो BMS की तरफ जाता है। इसकी वजह से BMS का रुझान बहुत अच्छा आया है मार्केट में। देन उसके बाद बच्चा जो है वो मेडिकल सेक्टर के लिए सेकंड ऑप्शन जो होते हैं, जैसे DMLT, एक्सरे, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, आपका BSc नर्सिंग हो गया, ऑर्थो हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ट्रॉमा केयर हो गया, हर वो सेक्टर जो कहीं ना कहीं उन्हें मेडिकल सेक्टर से रिलेट करता है उसकी तरफ वो दौड़ता है। और कोरोना के बाद से लोगों को मेडिकल सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। यही रीज़न हो सकता है कि कोरोना के बाद से बड़ी तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ा। मार्केट में लोगों ने खोजा, पूछा, जिसकी वजह से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी किए रखा गया कि नहीं, इसकी बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है।
कॉलेजेस कम है नर्सिंग के, तो काउंसलिंग के थ्रू लिया जाएगा, तो जो एलिजिबल होगा वही बच्चा अप्लाई कर सकेगा। तो बढ़िया कोर्स है, इन शॉर्ट बहुत अच्छा कोर्स है। कॉलेज वाले भी इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट में। मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया ये कोर्स क्या है, क्यों इसकी डिमांड बढ़ी। अब मैं आती हूँ कॉलेज खोलने के लिए इन्वेस्टर के पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास 2.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन में कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं मैं उनको भी क्लियर करती चल रही हूँ साथ के साथ। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC की गाइडलाइन में है 2 एकड़ लैंड, या स्टेट मोस्टली स्टेट गाइडलाइन में भी 2 एकड़ लैंड मांगी गई है, बट 2.5 एकड़ इसलिए हो जाता है, हमने काम कराया है, मैं इसलिए इस चीज़ को बता सकती हूँ कि UGC की जो गाइडलाइन है वो ये है कि कोई भी डिग्री कॉलेज कोई भी बैचलर कोर्स जब रन करेगा तो वहाँ लैंड की रिक्वायरमेंट 10,000 स्क्वायर मीटर होगी, मतलब 2.5 एकड़ होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि कोर्स की फाइल जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो वहाँ पे 2.5 एकड़ लैंड मांग दिया जाता है। तो हो सकता है कि किसी ने 2 एकड़ ही लैंड अरेंज किया हो, तो वो नहीं करना है। अगर आप बैचलर कोई भी कोर्स ले रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो आपके पास 2.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। डिप्लोमा की बात डिप्लोमा की सीरीज में, अभी बात सिर्फ BSc नर्सिंग की, तो 2.5 एकड़ लैंड होना चाहिए। देन उसके बाद आपका एटलीस्ट जो कवर्ड एरिया है 55,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 55,000 स्क्वायर फीट क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें हॉस्टल भी होता है, टीचिंग ब्लॉक भी होता है। कुछ स्पेस हम टीचिंग ब्लॉक के लिए रखते हैं, कुछ स्पेस हम लोग हॉस्टल के रखते हैं। और 10,000 स्क्वायर फीट का आपका ऑनरशिप हॉस्पिटल होना चाहिए। ऑनरशिप हॉस्पिटल का ये मतलब हुआ कि आपकी अपनी संस्था के द्वारा संचालित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, या संस्था का कोई पद, कोई भी चेयरपर्सन जो हो, जो उस ट्रस्ट सोसाइटी में मेंबर हो, उसके नाम से हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये मेरे पास क्वायरी जो आती है वो ये आती है कि मैडम हमारा हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है, बट हम प्लान कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेज का, तो जो हमारा हॉस्पिटल है वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो क्या हम रन कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि जिसके नाम से वो हॉस्पिटल है, वो जो संस्था ट्रस्ट सोसाइटी जो स्कूल कॉलेज को संचालित करेगी उसमें मेंबर होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, उसका एक पद होना चाहिए, और उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि ये जो हॉस्पिटल है वो इस संस्था का ही है, मैं किसी और संस्था को फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार से कंसर्न नहीं करूँगा, किसी और संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये प्रॉपरली जो हॉस्पिटल है वो इसी का है। तो जिससे ये चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं। मैंने हॉस्पिटल की कंडीशंस पे बात कर ली। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट टॉपिक ये था प्राइवेट लिमिटेड, अब सेकंड पे आते हैं। ऑप्शनल भी मैं बात कर रही हूँ। सेकंड, लोग मुझसे ये पूछते हैं मैडम अगर मान लो हमारी संस्था है और हॉस्पिटल किसी और का चल रहा है, तो क्या हम उसको अपनी संस्था में मेंबर बना लेंगे तो काम चल जाएगा? तो चल जाएगा, बस शर्त इतना है कि उनको एक वही प्रीवियस बात कि आपकी संस्था में एक पद मिलना चाहिए, और पद अगर किसी को मिल गया और फिर आप सोचे कि अपना काम निकल गया फिर निकाल देंगे, तो वो आपके लिए फ्यूचर की डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि कोई क्यों अपना हॉस्पिटल यूज़ कराएगा, और हॉस्पिटल अगर यूज़ करने की परमिशन दे रहा है तो बदले में टीचिंग ब्लॉक में भी तो उसका कुछ बनता है, और आप ये सोचें फिर बाद में क्या है वो विवाद होता है। तो मैं प्रेफरेंस यही देती हूँ कि आपका अपना हॉस्पिटल हो तभी चाहे। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर हाँ है, हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप दोनों जो बोथ पार्टीज हैं उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है, कि दे आर गोइंग टू एग्री विद ईच अदर और नॉट, या फिर फ्यूचर में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, कितना मतलब एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप क्लियर कर लेते हैं आपस में, आपको लगता है कि नहीं इंस्पेक्शन कमेटी आती है हम दोनों के बीच, क्योंकि ऐसा नहीं आज आपने फाइल लगाई इंस्पेक्शन कमेटी कल परसों आ जाएगी, हो सकता है ये प्रोसेस 1.5 साल चले, 2 साल चले, तो 1.5-2 साल तक मेंटेन होने वाला अगर रिलेशन है तभी आप उनको मेंबर बनाएं या किसी में मेंबर बने। हालांकि ये पर्सनल बात हो गई, लेकिन फिर भी इसका आंसर हाँ है। अब थर्ड जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि मैडम हॉस्पिटल हम टाई अप कर लेते हैं। टाई अप नहीं चलेगा बैचलर में, ऑनरशिप ही चाहिए। ऑल ओवर इंडिया यही रूल है, झारखंड में भी यही रूल है। जहाँ सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता था झारखंड को और बिहार को विशेष राज्य होने के नाते, वहाँ भी यही है कि आप सिर्फ एएनएम कोर्स सिविल सर्जन की परमिशन से ले सकते हैं, सीएससी पीएससी से टाई अप करके ले सकते हैं, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे 100 बेड है वहाँ से टाई अप करके चला सकते हैं। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ऑनरशिप हॉस्पिटल होना चाहिए। टाई अप सिस्टम खत्म हो चुका है।
तो आज मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। 55,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का एक 100 बेडेड ऑनरशिप हॉस्पिटल, उसके साथ क्या टर्म एंड कंडीशन थी वो मैंने, जो मेरे को पास क्वारी आती है उसके बिहाफ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद अब खर्चे पे आ जाते हैं। खर्चा क्या होता है? सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग में कुछ स्टेट में 40 लाख की एफडी लगती है, कुछ स्टेट में नहीं लगती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का कुछ ऐसा भूमिका नहीं है कि आप एफडी लो, बट स्टेट मोस्टली अपनी एफडी डिसाइड करके रखता है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख है, झारखंड में 28 लाख लेते हैं। हर जगह अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। फिलहाल अभी इस साल के लिए मैं झारखंड में नहीं बता सकती हूँ क्या है। अदरवाइज क्या होता है कि स्टेट लेवल पे जो वर्क होता है, एनओसी लेने का जो प्रोसेस होता है, उसमें ही वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एफडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत क्लियरली चीज़ों को मेंशन करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है सोशल मीडिया पे। तो कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है कि नहीं लगता है। बस इसमें जो जितने भी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं उसमें बस इतनी बात है कि सारी पावर स्टेट के पास होती है। स्टेट से एनओसी निकलवाना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। स्टेट की एनओसी, स्टेट की कमेटी आपको रिकमेंड करे, उसी के बिहाफ पे आपका कॉलेज खुल जाता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, मुझसे पूछा जाता है कि मैडम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? सिंपल सी बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? आपकी संस्था का नाम आपको पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, किस ज़मीन पे आपने कॉलेज बनाया है वो पता होना चाहिए, उसका नक्शा पास होना चाहिए, उस जगह पे नदी नाला नहर इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी स्टेट लेवल पे अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि अपडेट क्या क्या है, कब फाइल आएगी, कब जाएगी, क्या क्या हमें लगाना है। स्टाफ आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेबर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपकी फाइल क्यों कोई रोकेगा? सेकेंड, सबसे मोस्ट पॉपुलर जो क्वायरीज आती है वो आती है, मैडम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लगा दिया फाइल और किसी रीज़न में हमें मान्यता नहीं मिली, तब तो हमारा सारा पैसा डूब गया। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 30,000 कंस्ट्रक्शन किया, तो 30,000 की कंस्ट्रक्शन में मान लो आपको एएनएम नहीं मिला, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने सारे मानक पूरे किए हैं तो कमेटी भी तो इसीलिए आ रही है, वो भी तो पोर्टल, विभाग ने भी तो पोर्टल इसीलिए खोला है कि मौका दिया जाए और नए कॉलेज खुले। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना दिन पे दिन, बच्चे पैदा होने तो नहीं बंद हो रहे हैं। मृत्यु दर, इंडिया एडवांस इतना हो गया, हॉस्पिटल में क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी आ गई है कि मृत्यु दर घट गई है और प्रजनन दर बढ़ रही है। तो बच्चे पैदा होना तो नहीं बंद हो रहे हैं, पॉपुलेशन तो नहीं कम हो रही है। और सिंपल सी बात है, अगर बच्चे का बर्थ रेशो अच्छा है तो वो बच्चे बड़े भी होंगे, वो पढ़ेंगे भी, तो उस हिसाब से कॉलेज भी तो बढ़ेंगे। तो वो क्यों ऐसा चाहेगी इंस्पेक्शन कमेटी या कोई भी राज्य ऐसा क्यों चाहेगी कि इनको अप्रूव नहीं करते हैं? बस शर्त एक, अगर आप पूरा हवा में काम करेंगे, आप ये सोचते हैं कि अप्रूवल ले लेते हैं फिर बिल्डिंग बनाएंगे, किसी शर्त पे आपको मान्यता नहीं मिलेगी। डिजिटल जमाना है, ब्लैक एंड वाइट से यहाँ आ चुके हैं हम लोग। वो जमाना गया जहाँ पे सिर्फ पेपर पे काम होता था, आजकल एक्चुअल होना चाहिए। इवन जब कमेटी ग्राउंड लेवल पे जाती है तो आजकल तो आप उनको ये बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते हो कि ये मेरा गाटा संख्या, ये मेरा गाटा संख्या। अगर कोई समझदार कमेटी आ गई तो आप लोग विश्वास करिए, पोर्टल भरते टाइम ही हम लोग वेबसाइट की डिटेल डालते हैं। और जो वेबसाइट में क्या होता है, गूगल मैप से क्या हुआ है कि किस एरिया में आपका कॉलेज है, किस गाटा संख्या में, किस खसरा संख्या में, उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता चल जाता है। अगर पोर्टल में आपने लॉन्गिट्यूड 101.42689 डाला है, मौके पे उनको 102.4869 मिल गया तो रिजेक्ट है आप लोग, अगर कोई समझदार पैनल का मेंबर आ जाता है तो। अदरवाइज वो तो पूछेंगे ना कि ये घाटा संख्या यहाँ का है, ये लॉन्गिट्यूड आपने उड़ीसा का डाल रखा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बदलाव आ गया है, चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई चीज़ बनाएं और कंस्ट्रक्शन करें और आपको अप्रूवल ना मिले। 101% मिलेगा, 10-20% ठीक है चलता है। मान लो कोई भी 100% पूरा नहीं कर सकता है, हम कितनी भी तैयारी कर लें, जब कमेटी आती है, जब रिलेटेड इंस्पेक्शन बॉडी आती है तो वहाँ कमियाँ मिलती ही मिलती हैं। तो पूरा तो कोई नहीं कर सकता है, कोशिश तो किया जा सकता है ना। और अगर हमने कोशिश की है तो अप्रूवल ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस आंसर से जस्टिफाई करेंगे, मेरी बात पे एग्री करेंगे। और अगर किसी कंडीशन में मान लो अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में बीएड है, आपका फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है,
पॉलिटेक्निक है, सब कुछ तो है। ये नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, नहीं कुछ तो डिग्री कॉलेज तो खुलेगा। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं डिग्री कॉलेज में डिमांड नहीं है, डिग्री कॉलेज मैडम इतना इन्वेस्ट करके डिग्री कॉलेज क्यों खोलेंगे? डिग्री कॉलेज इंटीग्रेटेड हो गया है बीएड से, और कौन कहता है कि बीएड में डिमांड नहीं है? ऑफ कोर्स है, बीएड में भी डिमांड है। तो ओवरऑल यही है कि बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपका 5 से 6 करोड़ का बजट है तो आप इजीली कर सकते हैं। जिन राज्यों में लीज अलाउड है उस राज्य के लिए भी मैंने अभी ज़मीन का कोर्स नहीं इसमें जोड़ा है, बस मैंने इसमें डिपार्टमेंटल बुक्स, जर्नल, फर्नीचर, लैब मटेरियल और आपकी जो बिल्डिंग है उसका कॉस्ट जोड़ा है। तो ओवरऑल उम्मीद करती हूँ, बहुत एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत कुछ होता है मेरे पास, लेकिन मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी होती है, वरना लोगों को ये लगेगा कि बेवजह की बातें हो रही हैं। तो मैं अपने टॉपिक को यही क्लोज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती है प्लीज़ 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 कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मुझे टाइम देना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए और मेरी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में जेन्युइन है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम करके चीज़ें सीखी हैं। हम लोग कभी ऐसा नहीं है कि गैजेट पढ़ के चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे गैजेट में 2 एकड़ है, हम 2.5 एकड़ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फाइल यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। विदाउट यूनिवर्सिटी कभी भी डिप्लोमा कोर्स तो चल सकता है विभाग के थ्रू, प्राथमिक विभाग के थ्रू या किसी भी विभाग के थ्रू चल सकता है, लेकिन जब कोई कोर्स डिग्री कॉलेज में आता है तो उसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है और यूनिवर्सिटी अपने मानकों को फॉलो करेगी। जिस अधिनियम के तहत उसका हुआ है वो यही कहता है कि 2.5 एकड़ ज़मीन किसी भी डिग्री कोर्स को चलाने के लिए होना चाहिए। हालांकि मैं टॉपिक को जल्दी जल्दी क्लोज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी टॉपिक बढ़ जाता है मेरा। तो अगर आप लोगों को इससे हट के कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रहता है कि मैडम आपका नंबर क्या है। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा डालती हूँ। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ इसका मतलब ये है कि मैं बिज़ी हूँ, और मैं सबसे अच्छी बात ये है कि मैं डायरेक्ट अपना नंबर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई वीडियो पे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा है तो वो नीडी है, तो मैं उसको रोटेट नहीं करती हूँ। मैं हेल्पलाइन नंबर पे उस नंबर को उनका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं अपने नंबर से कनेक्ट करके नंबर दे रही हूँ आप लोगों को। आप अगर फ़ोन नहीं उठते आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वेन एवर आई विल गेट फ्री आई विल मेक यू कॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपना सपोर्ट करना ना भूलें। बहुत जल्द नेक्स्ट सीरीज़ में अपलोड करूँगी, कल जुड़े रहिए, सीरीज़ वाइज जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको मेरी बातें, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।